नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। पश्चिम बंगाल के दौरे पर टीएमसी सरकार पर गरजे अमित शाह। कहा, टीएमसी ने बनाया बंगाल को अपराध और भ्रष्टाचार का गढ़। ममता सरकार को उखाड़ फेंकने का किया आह्वान। 2026 के चुनाव को सत्ता परिवर्तन नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का बताया सवाल। आतंकवाद के विरुद्ध मजबूत होता भारत का ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच। अल्जीरिया दौरे पर बैजयंत पांडा के नेतृत्व में डेलीगेशन के सदस्यों ने पाकिस्तान के आर्थिक हालात और दोहरे चरित्र पर उठाए सवाल। स्पेन, ब्रिटेन, ब्राजील पहुंचे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को भी मिल रहा व्यापक समर्थन। कल से शुरू होने वाले 81वें IATA सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य वक्ता के रूप में करेंगे शिरकत। 1700 से अधिक वैश्विक प्रतिनिधि, CEO और नीति निर्माता होंगे शामिल। सतत विकास, नवाचार और वैश्विक संपर्क पर होगी चर्चा। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक और राहत भरी खबर। GDP के बाद GST कलेक्शन में भी उछाल दर्ज। मई में ग्रॉस GST कलेक्शन 16.4% बढ़कर 2.01 लाख करोड़ रुपए के पार। और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश और बाढ़ का कहर। NDRF, SDRF के साथ राहत बचाव कार्य में जुटे वायुसेना के जवान। गृह मंत्री ने असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और मणिपुर के राज्यपाल से ली हालात की जानकारी। कहा, मदद के लिए मोदी सरकार चट्टान की तरह खड़ी। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जो विडंबना की तस्वीर प्रस्तुत करता है। संस्कृति और साहित्य में अत्यंत समृद्ध, परंतु राजनीतिक क्षेत्र में खूनी हिंसा के लिए प्रसिद्ध। ममता सरकार के राज में हिंसा के साथ साथ तुष्टीकरण, कुप्रशासन, विकास की कमी, भ्रष्टाचार, घुसपैठ जैसे मसलों पर भारतीय जनता पार्टी ममता दीदी पर हमलावर है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2026 का चुनाव सत्ता परिवर्तन नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। हिंदुओं का पलायन रोकना है या नहीं रोकना है? पश्चिम बंगाल के दौरे पर अमित शाह टीएमसी सरकार पर जमकर बरसे। नेताजी इंडोर स्टेडियम में भाजपा कार्यकर्ताओं की विशेष संगठनात्मक बैठक में संबोधन के दौरान अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में घुसपैठ, महिलाओं पर अत्याचार, अपराध को लेकर ममता सरकार को जमकर घेरा। गृह मंत्री ने कहा कि बंगाल की महान भूमि को टीएमसी सरकार ने विस्फोट और हिंदुओं के साथ अनैतिकता की भूमि में बदल कर रख दिया है। माँ माटी मानुष का नारा देकर ममता दीदी आई और उन्होंने ये महान बंग भूमि को आज घुसपैठ, भ्रष्टाचार, स्त्रियों पर अत्याचार, अपराध, बम धमाके और हिंदुओं के साथ दुराचार का केंद्र बनाकर रख दिया है। दुराचार का केंद्र बना। गृह मंत्री ने चुनावी हिंसा को लेकर भी ममता सरकार पर निशाना साधा। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर ममता बनर्जी पर गैर जिम्मेदाराना रवैये और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि वक्फ कानून के विरोध में मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा पूरी तरह राज्य प्रायोजित थी। मुर्शिदाबाद में अभी हिंसा हुई, हमारा गृह मंत्रालय कहते कहते थक गया कि BSF को बुला लीजिए। हम नहीं बुलाएंगे क्योंकि BSF आती तो हिंदुओं की रक्षा करती। फिर हमारे कार्यकर्ता हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट के ऑर्डर पर BSF आई और हिंदुओं को बचाने का काम किया। मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, जिस प्रकार से बंगाल सरकार के मंत्री इस दंगों में शामिल थे, ये स्टेट स्पॉन्सर दंगा था।
वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी को लेकर ममता और उनकी सरकार पर सवालिया निशान लगाते हुए अमित शाह ने कहा कि जब भारतीय सेना ने हमले का बदला लिया तो ममता और उनके नेताओं ने फर्जी टिप्पणियां कर ऑपरेशन सिंदूर का अपमान किया। और मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर कर यहाँ आए तो एक घटिया सा राजनीतिक बयान देकर ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। मैं आज ममता दीदी को कहने आया हूं, आपने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध नहीं किया। आपने इस देश की करोड़ों माताओं बहनों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, खिलवाड़ किया। आने वाले चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाली ममता जी को सिंदूर की कीमत बंगाल की माताएं बहनें जरा समझा दे, सिंदूर का अपमान करने का क्या मतलब। बंगाल दौरे में गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए लोगों से भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति से आजादी के लिए 2026 में भाजपा को समर्थन देने का आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। जय जय श्री राम। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता के न्यू टाउन में 88 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला CFSL के नए भवन का उद्घाटन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, असम और पूर्वोत्तर भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। अमित शाह ने अपराधियों की धरपकड़ में फोरेंसिक विज्ञान को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इसकी जागरूकता को लेकर अगले साल जनवरी से विशेष देशव्यापी अभियान शुरू किया जाएगा। जनवरी 26 से एक क्लस्टर अप्रोच से फोरेंसिक साइंस को थाने तक पहुंचाने का अप्रोच, फोरेंसिक साइंस के उपयोग को एविडेंस में महत्व देने के लिए हर कोर्ट तक पहुंचाने का एक प्रक्रिया, हर छोटे से छोटे थाने में बैठा इन्वेस्टिगेशन करने वाले व्यक्ति को इसका महत्व समझाने का एक अभियान हम जनवरी 26 से चालू करेंगे और इसके माध्यम से समग्र देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हम तर्क की जगह एविडेंस बेस्ड बनाएंगे, जिससे संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, शक का लाभ दोषियों को नहीं मिलेगा और जो पीड़ित है उसको न्याय मिलेगा। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत में नए कानून के साथ देश आगे बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने खत्म कर नए भारत के नए कानून लेकर हम आगे बढ़े हैं और लोगों को न्याय दिलाने की दिशा में मैं मानता हूं कि ये एक क्रांतिकारी बदलाव है। अब प्रमाण के अभाव में दोषी निर्दोष नहीं छूट जाएंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। ये कानून में लगभग 60% केसों में हमारे लोगों को सालों पुरानी आदत बदलकर अब 60 दिन के अंदर चार्जशीट होने लगा है। ये बहुत अच्छी उपलब्धि। वैश्विक विमानन क्षेत्र में भारत की उभरती ताकत को रेखांकित करते हुए नई दिल्ली में 81वां IATA सम्मेलन शुरू हो रहा है। 1 से 3 जून 2025 तक चलने वाले इस आयोजन की मेजबानी इंडिगो कर रहा है, जो 1983 के बाद भारत में पहली बार हो रहा है। 1700 से अधिक वैश्विक प्रतिनिधि, CEO और नीति निर्माता इसमें शामिल होंगे। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत करेंगे। वैश्विक विमानन क्षेत्र में उभरते कौशल की वजह से पूरे विश्व की निगाहें भारत पर हैं। इसे और ज्यादा प्रोत्साहित किए जाने को लेकर दुनिया के प्रमुख हवाई उद्योगों से जुड़े प्रतिनिधि 81वें अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ में हिस्सा लेंगे, जिसका आयोजन नई दिल्ली में हो रहा है। ये 1983 के बाद पहला मौका होगा जब ये भारत में आयोजित हो रहा है। इसकी मेजबानी इंडिगो कर रहा है।
1 से 3 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन में दुनिया भर से 1700 से ज्यादा प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें सीईओ, नीति निर्माता और मीडिया प्रतिनिधि शामिल होंगे। It gives a good foundation, a base on which India to build further and carry on from having been the 4th largest to now becoming the 3rd largest aviation market in the world. I think the trajectory is indeed right. कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य वक्ता होंगे, जो वैश्विक विमानन मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। वार्षिक आम सभा के बाद आयोजित होने वाला विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन विमानन क्षेत्र के भविष्य पर केंद्रित रहेगा, जहां सतत विकास, नवाचार और वैश्विक संपर्क जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। Reference to India, it is now the 3rd largest aviation market in the world. So given all of these developments, the significance of Indian aviation, the emergence of stronger airlines, development of airport infrastructure, it is really opportune that we will have Prime Minister Mr. Narendra Modi delivering the keynote. भारत का विमानन क्षेत्र तेजी से उड़ान भर रहा है। यह लगभग 3,70,000 लोगों को सीधे रोजगार देता है और $5.6 बिलियन की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी करता है। पर्यटन और अप्रत्यक्ष प्रभावों को मिलाकर ये आंकड़ा बढ़कर 77 लाख नौकरियों और $53.6 बिलियन का योगदान बन जाता है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 1.5% है। जब वैश्विक विमानन उद्योग अपने भविष्य की दिशा तय कर रहा है, तो दुनिया की निगाहें टिकी हैं नई दिल्ली पर। रिकॉर्ड भागीदारी और उच्च स्तर की बातचीत के साथ भारत न सिर्फ IATA की मेजबानी कर रहा है, बल्कि नेतृत्व भी दे रहा है। भारत मंडपम में कैमरा पर्सन अनिल ठाकुर के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के आतंकवाद को समर्थन देने की नीतियों को उजागर करने के उद्देश्य से भारतीय प्रतिनिधिमंडल इन दिनों विभिन्न देशों के दौरे पर है। दौरे के दौरान एक रणनीतिक प्रयास के तहत भारतीय प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए अन्य देशों से समर्थन प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। इसी क्रम में भारतीय प्रतिनिधिमंडल अल्जीरिया, यूके, मलेशिया और स्पेन में है और जानकारी के लिए यह रिपोर्ट देखिए। आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को बेनकाब करने के मिशन में जुटे भारतीय प्रतिनिधिमंडल इन दिनों अलग अलग देशों के दौरे पर है, जहां वो विभिन्न नेताओं और सिविल सोसाइटी के लोगों से मुलाकात कर भारत का आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का संदेश मजबूती से रख रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने अल्जीरिया के विदेश मंत्री के साथ बातचीत की। दल के सदस्य AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, आतंकवाद के प्रमुख प्रायोजक पाकिस्तान पर नियंत्रण करना विश्व शांति के हित में है। वहीं भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने खस्ता हाल अर्थव्यवस्था के बावजूद पाकिस्तान के आतंक को पनाह देने के रवैये पर सवाल उठाया। You will be surprised कि 80% जो उनकी इकोनॉमी है, that is on loan only, क्योंकि वो सारा का सारा पैसा पब्लिक वेलफेयर में नहीं खर्च करके, डेवलपमेंट में नहीं खर्च करके, वो केवल और केवल भारत के खिलाफ डिफेंस में खर्चा करते हैं। Terrorism has emanated from our neighboring country and they have patronized them, they have trained terrorists. Punjab now is peaceful, but terrorism continues by Pakistan, because Pakistan is the epicenter of Takfirism. And there is no difference of ideology between the terrorist groups in Pakistan and Daesh and in Al-Qaeda. इसी कड़ी में भारतीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने यूनाइटेड किंगडम के दौरे पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में लंदन में उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी से मुलाकात की। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आतंकवाद के खिलाफ स्वर मुखर किया। प्रतिनिधिमंडल ने मलेशिया में भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। दल के प्रमुख संजय कुमार झा ने कहा कि भारत पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया भर में मजबूती के साथ बेनकाब कर रहा है। The other part, Indian government had decided that we will go across the world. We will send a delegation. The message should go the entire country as well. Message should go when it comes to
country's interest, when it comes to peace, when it comes to fight against terrorism. Entire 1.4 billion are together. That is why we are from all the party, all the religion, and across the country. In this, you are seeing us here. वहीं डीएमके सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का छठा ग्रुप मैड्रिड पहुंच गया है। स्पेन में भारत के राजदूत दिनेश के पटनायक ने भारतीय डेलीगेशन का स्वागत किया। प्रतिनिधिमंडल ने मैड्रिड में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय समुदाय से भी मुलाकात की और उनसे बातचीत की। वहीं कोलंबिया में अपनी यात्रा समाप्त करने के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का समूह 5 ब्राजील के ब्रासिलिया पहुंचा। भारत के ये सभी प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों में जाकर पाकिस्तान के झूठ को उजागर कर रहे हैं तो आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में समर्थन जुटा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एनसीपी नेता शरद गुट के नेतृत्व में इथियोपिया पहुंचे भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने वहां पर विस्तार से अपनी बात रखी। और आपको बता दें कि सर्वदलीय दल में शामिल भाजपा नेता राजीव प्रताप रूडी ने कहा, इथियोपिया में सभी इस बात से सहमत हैं कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और उसे सुधरना पड़ेगा। हर मिलने वाला प्रतिनिधि ये मानता है कि भारत के पास आत्मसुरक्षा का अधिकार है और पहलगाम में जिस प्रकार से हत्याएं की गईं वो दुनिया को स्वीकार नहीं है। वरिष्ठ मंत्रिमंडल के सदस्य से मिले हों, पार्लियामेंट के सदस्यों से मिले हों और या फिर लोकसभा के इनके असेंबली के अध्यक्ष से मिले हों, इनके मंत्रियों से मिले हों, सब इस बात से सहमत हैं कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और उसे सुधरना पड़ेगा। और खासियत ये दिखी कि मोटे तौर से हर मिलने वाला प्रतिनिधि ये मानता है कि भारत के पास वो अधिकार है, सेल्फ डिफेंस का भी अधिकार है और जिस प्रकार से आतंकवाद और खास करके इनोसेंट लोगों को की हत्या की गई पहलगाम में, ये पूरी दुनिया को स्वीकार नहीं है। अफ्रीकन देशों में जो इनका समझौता है उसमें आतंकवाद के खिलाफ ये दुनिया का सबसे पहला समूह है जिसने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर के आवाज उठाई है और वो पूरी तौर से भारत के साथ इस अभियान में चलने के लिए साथ है। पाकिस्तान को बेनकाब करने गई एनसीपी शरद पवार गुट की सुप्रिया सूले के नेतृत्व में भारतीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने आतंक के मुद्दे पर भारतीय पक्ष से इथियोपिया सरकार को अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को बातचीत के लिए आज पॉलिसी इंस्टीट्यूट में बुलाया गया था। ये इथियोपिया का सबसे जाना माना थिंक टैंक है। चर्चा के दौरान सबने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ विश्व स्तर पर आम सहमति किस तरह से तैयार की जाए। आतंकवाद के खिलाफ एक ग्लोबल स्तर के ऊपर, एक विश्व स्तर के ऊपर आम सहमति किस तरह से तैयार की जाए, उसमें जो भारतीय थिंक टैंक्स हैं और अफ्रीका के जो थिंक टैंक्स हैं, इथियोपिया के थिंक टैंक्स हैं, वो कैसे आपस में समन्वय बनाकर इसके ऊपर विचार विमर्श करके, इसके ऊपर रिसर्च करके इसको किस तरह से निर्णायक अंजाम दिया जाए, इसके ऊपर आज बातचीत। डीएमके सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने स्पेन की राजधानी मैड्रिड में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को रेखांकित किया और ऑपरेशन सिंदूर के पीछे के कारणों को भी स्पष्ट किया। समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। उन्होंने पाकिस्तान को एक आतंकवाद समर्थक राष्ट्र करार देते हुए कहा कि ये देश लंबे समय से आतंकवाद को शह दे रहा है, जिससे केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया प्रभावित हुई है। राजीव राय ने भारतीय समुदाय को यह भी याद दिलाया कि कैसे पूर्वी पाकिस्तान, आज के बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना ने निर्दोष महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया और हजारों लोगों की हत्या की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का इतिहास ही उसके चरित्र को उजागर करता है और दुनिया को उसकी असलियत पहचाननी चाहिए। कार्यक्रम में मौजूद प्रवासी भारतीय समुदाय ने भारत की ओर से आतंकवाद के खिलाफ लिए गए मजबूत कदमों की सराहना की और देश के साथ अपनी एकजुटता दिखाई। केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह
किर्गिस्तान के दौरे पर हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने बिश्केक में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत की। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि बिश्केक में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करके मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने आगे लिखा कि भारत और किर्गिस्तान समान सांस्कृतिक मूल्यों और सभ्यतागत तथा ऐतिहासिक संबंधों पर आधारित संबंधों को साझा करते हैं। द्विपक्षीय संबंधों और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने में भारतीय प्रवासियों के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना करता हूं। भारत के दौरे पर आए एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष मासातो कांडा ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। एडीबी के अध्यक्ष से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, श्री मासातो कांडा के साथ एक शानदार बैठक हुई जिसमें हमने कई मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने लिखा कि पिछले दशक में भारत के तेजी से हुए परिवर्तन ने अनगिनत लोगों को सशक्त बनाया है और हम इस यात्रा में और गति लाने के लिए काम कर रहे हैं। इससे पहले एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष मासातो कांडा ने एक्स पर लिखा था कि विकसित भारत 2047 का विजन साहसिक है और एशियाई विकास बैंक भारत के साथ है। उन्होंने लिखा कि भारत 1966 से एडीबी का संस्थापक सदस्य है और हमारा दृढ़ साझेदार है। वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा में महारानी अहिल्याबाई होलकर की जन्म त्रिशताब्दी वर्ष स्मृति अभियान 2025 के अंतर्गत आयोजित संगोष्ठी में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल हुए। इस अवसर पर अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर की जयंती एक तारीख नहीं है, ये एक ऐतिहासिक घटना भी नहीं है, बल्कि हम सभी के लिए जीवन दर्शन है। लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती एक तारीख नहीं है, एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, ये हम सब के लिए जीवन दर्शन है। हमें आज के दिन प्रेरणा लेनी पड़ेगी, संकल्प लेना पड़ेगा कि हम उनके आदर्शों पर चलेंगे। उस कठिन समय में वो महान भारत की परंपरा की प्रतिनिधि थी। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है। इसी कड़ी में रविवार को दिल्ली में प्रवीण दाताराम द्वारा लिखित पुस्तक जय जय जयतु अहिल्याबाई का विमोचन हुआ। कार्यक्रम में बोलते हुए आरएसएस की अखिल भारतीय प्रचार टोली के सदस्य मुकुल कानीटकर ने कहा कि देश भर में अहिल्याबाई होलकर को लेकर 22,000 से ज्यादा कार्यक्रम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी तक अहिल्याबाई के कार्यों को पहुंचाया जाए, इसके प्रयास किए गए हैं। उन्होंने आए लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि अहिल्याबाई के जीवन से हमें कुछ न कुछ जरूर सीखना चाहिए। इस अवसर पर भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा कि हमारे इतिहास को मिटाने की साजिश हुई है, इसलिए नई पीढ़ी को अपने गौरवमय इतिहास को जानने के प्रयास करने चाहिए। हम स्कूल गए, उसके बाद इतनी किताबें पढ़ी, इतना स्कूल में हम लोगों ने शिक्षा ली, लेकिन कहीं भी हमें जो हमारे देश की जो अनमोल रत्न है उनके बारे में कोई उल्लेख नहीं है कि क्या कारण है कि इतिहास के पन्नों से इन्हें बिल्कुल हटा दिया गया है, मिटा दिया गया है। हम भी हिंदी मीडियम के पढ़े हुए हैं। आप पंजाब, हिमाचल, हरियाणा में किसी को पूछ लीजिए कि आपने कभी अहिल्याबाई जी के बारे में सुना है, अपने स्कूल में पढ़ाया गया है। को लेकर के सारे देश भर में 22,000 से अधिक कार्यक्रमों के माध्यम से जनजागर हुआ और जिस महियसी महिला ने अपने जीवन के विविध पहलुओं से भारत को 300 वर्ष तक प्रभावित किया है, उनके बारे में जानकारी नई पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य हुआ। जो राष्ट्र अपने इतिहास को भुला देता है तो फिर आगे उन्नति होना कठिन हो जाता है और इतिहास में से ऐसे महान व्यक्तित्वों को अपने जीवन के सामने आदर्श इसलिए रखा जाता है कि ताकि हमारे जीवन में भी उनके कुछ गुण उतर आए। माता अहिल्याबाई की त्रिशताब्दी को लेकर के सारे देश भर में 22,000 से अधिक कार्यक्रमों के माध्यम से जनजागर हुआ
और जिस महियसी महिला ने अपने जीवन के विविध पहलुओं से भारत को 300 वर्ष तक प्रभावित किया है, उनके बारे में जानकारी नई पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य हुआ। जो राष्ट्र अपने इतिहास को भुला देता है तो फिर आगे उन्नति होना कठिन हो जाता है, और इतिहास में से ऐसे महान व्यक्तित्वों को अपने जीवन के सामने आदर्श इसलिए रखा जाता है कि ताकि हमारे जीवन में भी उनके कुछ गुण उतर आए। दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद भाषणों को लेकर आयोजित सेमिनार परिसर में लगी प्रदर्शनी को दूसरे दिन लगभग 15,000 लोगों ने देखा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने सेमिनार के अंतिम सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने स्वदेशी पर जोर देते हुए आर्थिक मूल्यों के पुनर्निर्माण करने की बात कही और आज हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। आज भारत दुनिया का चौथा बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। जेपी नड्डा ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में 70,000 करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट हो गया है। मोदी जी के नेतृत्व में हम ये कह सकते हैं कि वी आर नाउ द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी और हम आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुए हैं। स्वदेशी के तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में हम 70,000 करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट हो गया है। आज से 10 साल पहले हम 92% मोबाइल्स इंपोर्ट करते थे। आज हम 97% मोबाइल्स भारत बना रहा है और भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अधिकारी के अन्नामलाई ने भारत की विस्तृत संस्कृति और सभ्यता के बारे में विशेष रूप से चर्चा की। Just a civilizational marker, the Kashi temple alone, Vishwanath temple, just a civilizational marker, where all of our heart beats for Kashi. It doesn't matter in which part of Bharat we live. If we take only that Kashi as an example, 1194, Qutbuddin Aibak came and destroyed the temple. King Vishwarupa from Bengal Sena dynasty, he comes to Kashi. In 1212, he puts a victory pillar. He says this is victory pillar which will stand in Benaras because this land, it belongs to the God, Lord Shiva, who is here. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया के लिए नई दिल्ली से रवाना हुए। लोकसभा अध्यक्ष ब्रासिलिया में 3 से 5 जून तक आयोजित होने वाले 11वें ब्रिक्स संसदीय फोरम में भाग लेंगे। लोकसभा अध्यक्ष के साथ राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सहित राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य सुरेंद्र सिंह नागर, विजय बघेल, विवेक ठाकुर और डॉक्टर बायरेड्डी शबरी भी भारतीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं। 11वें ब्रिक्स संसदीय फोरम के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कोंडागांव में बुद्ध महोत्सव में शामिल हुए और प्रमुख कार्यक्रमों का उद्घाटन किया। विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। नक्सलवाद अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। आज 100 से ज्यादा गांव समृद्ध हो चुके हैं। हम खेती, पर्यटन, होम स्टे, पशुपालन को बढ़ाना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ठान लीन है कि अगले साल 31 मार्च तक ये देश से ये नक्सलवाद समूल रूप से नष्ट करना है। 100 से ऊपर गांव आज आबाद हो गए हैं। नक्सलवाद अंतिम सांस ले थे, उनके खात्मा हुई तो पूरा फोकस हमार बस्तर ला आगे बढ़ाए बर ये हुई। आज यहाँ हम खेती ला बढ़ाना चाहतन, पर्यटन ला बढ़ाना चाहतन, पर्यटन ला उद्योग के दर्जा हम दे हन और ये जो होम स्टे बड़ा पॉपुलर है आप बोल के ओला और हमन बढ़ाए जात हन और यहाँ पशुपालन ला भी हमन बढ़ाना चाहत हन। उम्मीद से बेहतर जीडीपी डेटा आने के बाद अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक और राहत भरी खबर आई है।
मई में ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 16.4% से बढ़कर 2.01 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया। जीएसटी कलेक्शन में यह उछाल अप्रैल में रिकॉर्ड हायर कलेक्शन के बाद आया है, जब रेवेन्यू ने 2.37 लाख करोड़ रुपए के ऑल टाइम हाई लेवल को छू लिया था। मई में घरेलू लेन देन से ग्रॉस रेवेन्यू 13.7% बढ़कर लगभग 1.50 लाख करोड़ रुपए हो गया, जबकि आयात से जीएसटी राजस्व 25.2% बढ़कर 51,266 करोड़ रुपए रहा। मई में ग्रॉस सेंट्रल जीएसटी रेवेन्यू 35,434 करोड़ रुपए, स्टेट जीएसटी रेवेन्यू 43,902 करोड़ रुपए और इंटीग्रेटेड जीएसटी लगभग 1.09 लाख करोड़ रुपए रहा। सेस से राजस्व 12,879 करोड़ रुपए रहा। मई 2024 में यह कलेक्शन 1,72,739 करोड़ रुपए था। इसके अलावा नेट जीएसटी कलेक्शन लगभग 1.74 लाख करोड़ रहा, जो साल दर साल आधार पर 20.4% की वृद्धि दिखाता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर के रक्षा बल प्रमुख वाइस एडमिरल आरोन बैंक के साथ मुलाकात की। इस मौके पर दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को लेकर द्विपक्षीय बातचीत हुई। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि में क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सैन्य सहयोग और अंतर संचालन क्षमता बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने स्थिर, सुरक्षित और नियम आधारित इंडो पैसिफिक के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। ये भारत सिंगापुर रणनीतिक सहयोग को प्रगाढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसेना बल के बीच संयुक्त अभ्यास हिंद महासागर में आयोजित किया जा रहा है। यह अभ्यास 3 जून तक चलेगा और इसका मुख्य उद्देश्य समुद्री डकैती से निपटने, अंतर संचालन क्षमता को बढ़ावा देने और बेहतर संचार प्रोटोकॉल स्थापित करना है। इसके अलावा यह अभ्यास दोनों नौसेनाओं के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग स्थापित करने में भी मदद करेगा। यह समुद्री जुड़ाव भारत और यूरोपीय संघ के बीच बढ़ते बहुक्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेंगे, जिसका साझा उद्देश्य साझा हितों को आगे बढ़ाना है। लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा ने रविवार को अंडमान और निकोबार कमांड के 18वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला। श्री विजयपुरम में स्थित अंडमान और निकोबार कमांड भारत की पहली और एकमात्र संयुक्त सेवा परिचालन कमांड है, जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक बल को एकीकृत करती है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 363 नए मामले सामने आए हैं और 383 मरीज ठीक हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना का नया वेरिएंट मध्यम संक्रामकता वाला है और चिंता करने की कोई बात नहीं है। मौजूदा समय में देश में 3,758 कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में 2 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हुई है। दोनों संक्रमित व्यक्ति अन्य बीमारियों से भी पीड़ित थे। राज्यवार आंकड़ों की बात करें तो केरल में कोरोना के 64 नए मामले सामने आए हैं। केरल में अब सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 1400 पहुंच गया है। ऐसे ही महाराष्ट्र में 485, दिल्ली में 436, गुजरात में 320, पश्चिम बंगाल में 287, कर्नाटक में 238, तमिलनाडु में 199 और उत्तर प्रदेश में 149 कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है। हालांकि ज्यादातर मरीज होम आइसोलेशन में ही ठीक हो रहे हैं। कृषि की बेहतरी के लिए देश भर में किसानों से वैज्ञानिकों के सीधे संवाद के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान जारी है। अभियान के चौथे दिन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मेरठ पहुंचे, जहां उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों की टीम के साथ ग्राम डबुथा और जगनेथी में किसानों के साथ सीधा संवाद किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को उत्तर प्रदेश के मेरठ पहुंचकर किसानों के साथ घाट पंचायत लगाई।
और किसानों के साथ विभिन्न विषयों, समस्याओं और जिज्ञासाओं पर सीधा संवाद किया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की व्यवहारिक समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और उनके समाधान के संबंध में साथ आए कृषि पदाधिकारियों को निर्देशित किया। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा, और कृषि मंत्री के रूप में किसानों की सेवा ही भगवान की पूजा है। और किसानों से मिलने जब तक खेत में और गांव में नहीं जाएंगे तब तक काम चलेगा नहीं। और इसलिए चाहे कृषि मंत्री हो, चाहे वैज्ञानिकों का अमला हो और चाहे कृषि विभाग हो, हमने तय किया कि खरीफ की फसल के पहले किसानों के बीच जाके बैठें, उनसे चर्चा करें और चर्चा करके उत्पादन और कैसे बढ़े, लागत कैसे घटे, वैज्ञानिक उनको भी बताएं। जो नए वैज्ञानिक रिसर्च हुए हैं, शोध हुए हैं, नई कृषि पद्धतियां हैं, तो वैज्ञानिक भी जानकारी दें और किसानों से भी समस्याएं समझें और फिर उसके समाधान निकालने की कोशिश करें। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान दुधुआ पहुंचे, जहां उन्होंने किसान सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के हर किसान को सम्मानित किया है। विकसित खेती और समृद्ध किसानों के बिना विकसित भारत की कल्पना अधूरी है और खेतों में जाकर ही समस्या का असली पता चलता है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण हो रहा है, लेकिन विकसित भारत बिना विकसित खेती के नहीं बन सकता और बिना समृद्ध किसानों के नहीं बन सकता। विकसित भारत के लिए खेती भी विकसित हो और किसान भी समृद्ध हो। योजनाएं कई है उत्तर प्रदेश सरकार की भी, जैसा कि साहिब जी बता रहे थे। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है किसानों का उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, नुकसान हो जाए तो भरपाई करना, ठीक दाम देना, कृषि का विविधीकरण, काम कई तरफ चल रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों और वैज्ञानिकों को जोड़ने और लैब टू लैंड की दिशा में आगे बढ़ने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान की कल्पना की गई है। शोध का लाभ किसानों तक पहुंचे, इसके लिए 16,000 वैज्ञानिकों की 2,170 टीमें बनाई गई हैं, जो गांव-गांव जाकर किसानों से संवाद कर रही हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि जो लोग खेती के लिए नकली दवा बनाकर गोरख धंधा कर रहे हैं, उनके खिलाफ जल्द ही सख्त कानून बनाया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर उनके लाइसेंस भी रद्द किए जाएंगे। आज 2,170 टीमें वैज्ञानिकों की बनी, जैसे एक टीम ने अभी आपसे यहां बात की। 2,170 टीमें ये 29 मई से 12 जून के बीच गांव-गांव जाएगी। एक गांव में 5, 7, 8 गांव के लोग आएंगे, ये फसलें देखेंगी, ये किसान से बात करेंगी और बात करके जो नई तकनीकी है उसकी जानकारी देंगे। और एक बात और, नया कानून बनाएंगे हम नकली दवाई के खिलाफ। जो नकली दवा बनाएंगे उनको छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत। कार्यक्रम में शामिल उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने किसानों की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही है। जो समस्याएं हैं उनका भी जल्द निराकरण किया जा रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश के भीतर हमने सभी 75 जनपदों के भीतर हम लोगों ने प्रतिदिन 3 वैज्ञानिकों की 3 टीमें तैयार किया है और एक टीम जो है वो दिन भर में 3 स्थानों पर जाती है। इस प्रकार से वो लगभग 9 स्थानों पर जाते हैं और एक दिन में 225 स्थानों पर हमारी ये टीमें पहुंचती हैं। और इसके माध्यम से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि 10,125 गांव के भीतर किसानों के साथ ये संवाद किए जा सकें। कार्यक्रम में किसानों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी गई, साथ ही उन्नत खेती के गुर भी बताए गए। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, मेरठ के सांसद अरुण गोविल, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर ML जाट सहित वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिकों के साथ ही बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे। मेरठ से DD न्यूज के लिए अजीत द्विवेदी की रिपोर्ट। देश के पूर्वोत्तर में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हैं। ऐसे वक्त में राहत और बचाव कार्य में जुटी NDRF, SDRF और भारतीय सेना लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में दिन रात लगे हुए हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और मणिपुर के राज्यपाल से हालात की जानकारी लेते हुए आश्वासन दिया कि हर विषम परिस्थिति से निपटने के लिए मोदी सरकार चट्टान की तरह उनके साथ खड़ी है।
देश के कई राज्यों में गर्मी के बीच पूर्वोत्तर में बारिश का कहर दिखाई दे रहा है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम भाग में लगातार तीसरे दिन भी भारी बारिश जारी रही। आईएमडी ने असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भारी बारिश की उम्मीद के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर बाढ़ पीड़ित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा, असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों और मणिपुर के राज्यपाल से उनके राज्यों में जारी बारिश के मद्देनजर बात की। साथ ही उन्हें किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मोदी सरकार पूर्वोत्तर के लोगों के समर्थन में चट्टान की तरह खड़ी है। त्रिपुरा में भारी बारिश के कारण अगरतला शहर के कई हिस्सों में जल भराव देखने को मिला। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह ने अगरतला में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और राहत शिविरों का दौरा किया। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सब टीम और उसके बाद आपदा मित्र का जो टीम है, हमारा कार्यकर्ता भी सब एक साथ एकजुट होकर काम कर रहे हैं। और अब बारिश हो रहा है तो आप समझ रहे हो, डिजास्टर का तो कोई आप बोल नहीं सकते हो नहीं आए। तो हम लोग की तरफ से सबको यही कह रहा हूँ, जहाँ पर पानी ज़्यादा है, अभी बोट वहाँ पर लगा हुआ है, तो जल्दी जल्दी जो हम लोग जो जहाँ हम लोग ये विभिन्न स्कूल में हम लोग शेल्टर बनाया तो वहाँ पर आ जाए पहले। असम और उसके पड़ोसी राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश के बाद डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्रा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। जलस्तर बढ़ने के कारण निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ के पानी में फंसे लगभग 350 लोगों को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, नागरिक सुरक्षा टीमों द्वारा बचाया गया। इस बीच राज्य के आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने बाढ़ से प्रभावित लोगों को सहायता और राहत प्रदान करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद मंत्री ने घोषणा की कि बाढ़ में जान गंवाने वाले 5 लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उत्तरी सिक्किम के दजोंगो क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण तीस्ता नदी के उफान के कारण फिदांग बेली ब्रिज आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। मानगांग जिले में 1400 पर्यटकों के फंसे होने की सूचना के बाद कुछ लोगों को हवाई मार्ग से बाहर निकाला गया है। अरुणाचल प्रदेश में लगातार बारिश के कारण पूर्वी कामेंग और सुबनसिरी में 2 अलग अलग भूस्खलन में 9 लोगों की मौत हो गई। वहीं मिजोरम के आइजोल में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लांगतलाई, कोलासिब, आइजोल में भारी बारिश हुई। कुछ स्थानों पर राजमार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। मणिपुर में इंफाल नदी में 3 स्थानों पर दरारें आ गईं, जिससे इंफाल पूर्वी जिले के कई इलाके जलमग्न हो गए। इस बीच बोको के पास कामरूप जिले में NH-17 का एक हिस्सा बाढ़ में बह गया है, जिससे सड़क परिवहन प्रभावित हुआ है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दोपहर के बाद झमाझम बारिश हुई, जिससे मौसम सुहावना हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। छत्तीसगढ़ में सुकमा जिले के जगरगुंडा थाना क्षेत्र में जिला बल और सीआरपीएफ 165 बटालियन की संयुक्त कार्रवाई में 3 सक्रिय हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें 2 नक्सलियों पर 8-8 लाख और 1 पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। ये नक्सली हत्या करने जैसे मामलों में शामिल थे। सभी न्यायालय में पेश किए गए, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। हेट स्पीच केस में सजा के ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश के मऊ से सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उनकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा सुनाई गई है और विधानसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने बर्खास्तगी का नोटिस जारी किया है। बीते विधानसभा चुनाव के दौरान नफरती भाषण और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन के मामले में फैसला शनिवार को हुआ था। सुनवाई के बाद अदालत ने आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अब्बास अंसारी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। एसीबी DOW की टीम ने शराब कारोबारी विजय भाटिया को दिल्ली में गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही DOW की टीम ने दुर्ग में विजय भाटिया के पास से 5 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है। भाटिया के घर पर 2 साल पहले ईडी ने छापेमारी की थी, तब से वो फरार चल रहा था। लंबे समय बाद वो EOW की गिरफ्त में आया।
राजधानी दिल्ली में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है। जंगपुरा इलाके में स्थित मद्रासी कैंप में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में बारापुला नाले को अवरुद्ध से मुक्त करने और मानसून से पहले जलभराव की समस्या से बचने के लिए की जा रही है। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स और अन्य सुरक्षा बल भी शामिल हैं। शंघाई में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने CGI स्थित विवेकानंद संस्कृति केंद्र में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 164वीं जयंती समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में भारतीय प्रवासियों, भारत के मित्रों और चीनी छात्रों तथा टैगोर कला और साहित्य के चाहने वालों सहित 100 से अधिक अतिथियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत में महावाणिज्य दूत प्रतीक माथुर ने पहलगाम आतंकवादी हमलों के पीड़ितों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की तथा आतंकवाद के विरुद्ध शून्य सहनशीलता की नीति के साथ लड़ने के दृढ़ संकल्प को दोहराया। अपने उद्घाटन भाषण में महावाणिज्य दूत ने भारत और विदेशों में गुरुदेव की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के स्थायी प्रभाव को रेखांकित किया। त्र्यंबकेश्वर में 2027 में होने वाले कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर नासिक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में आज एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 13 प्रमुख अखाड़ों के साधु संतों, पुरोहितों की मौजूदगी कुंभ मेले को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस बार का यह मेला लंबा चलने वाला है, इसलिए स्नान की कई प्रमुख तिथियां और पुण्य पर्व लोगों को देखने को मिलेंगे। त्र्यंबकेश्वर और नासिक के कुंभ मेले के संदर्भ में एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिस बैठक में यहाँ के जो प्रमुख 13 अखाड़े हैं वो भी मौजूद थे। सभी महंत, साधु संत, पुरोहित संघ सभी लोग मौजूद थे। आयोजन पर एक प्रदीर्घ चर्चा हमने की। आज जो हमारे अमृत स्नान है और जो प्रमुख पर्व है उनकी तारीखें भी निश्चित की गई। उसकी भी घोषणा स्वतंत्र रूप से आपको दी जाएगी, जो आपके माध्यम से जनता तक जाएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमारी गोदावरी मां निर्मल और अविरल बहे, इस दृष्टि से भी योजना तैयार की है। उन्होंने कहा कि दिव्य और भव्य कुंभ मेले के आयोजन को लेकर कई 100 करोड़ की परियोजनाओं पर कार्य जारी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से करीब 4-4.5 हजार करोड़ रुपए के जो हमने काम है उसकी शुरुआत करने के लिए टेंडर्स भी हम लोगों ने बुलाए हुए हैं और 2000 करोड़ के काम ये पाइपलाइन में है। कुल मिलाकर एक बहुत ही भव्य, बहुत ही दिव्य इस प्रकार का मेला यहां पर संपन्न हो, इस प्रकार का नियोजन किया गया है। साल 2027 में नासिक और त्र्यंबकेश्वर में सिंहस्थ कुंभ मेले को लेकर बैठक में कई विषयों पर चर्चा और विचार विमर्श किया गया। इस बारे में और जानकारी के लिए निर्वाणी यानी अखाड़ा के प्रवक्ता भक्त चरणदास जी महाराज से खास बातचीत की हमारे संवाददाता शिशिर सिलार ने। अमृत स्नान का ऐलान हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ निर्वाणी यानी के भक्ति चरणदास महाराज। महाराज, सबसे पहली बात तो ये बताइए कि इस बार जो है ये कहा जा रहा है कि काफी बड़ा जो है कुंभ का आयोजन होगा, जो खास तौर पर जो दिन है वो काफी ज्यादा होंगे। इस बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए, किस प्रकार से आयोजन इस प्रकार का होने वाला है। इस बार हमारे 13 अखाड़ा की मीटिंग हुई माननीय मुख्यमंत्री अध्यक्षता में, जो अमृत स्नान की तारीख डिक्लेयर किया गया है। ये उसके साथ 42 पर्व स्नान है, तो कम से कम 22 महीना तक एक कुंभ मेला चलने वाला है, जिसमें कम से कम 3 से 4 महीना तक तो साधु संत स्थानिक लोग रहने वाले हैं। और दूसरी बात, जो पर्व अमृत स्नान की डिक्लेयर करा गया है, ये कम से कम 1.5 महीना तक ही अमृत स्नान चलेगा। तो इसमें भारत के जो साधु संत आने, सभी जनता नागरिक सनातन लोग आने वाले हैं। जो प्रयागराज जैसे भीड़ हुआ है, तो हम लोग विश्वास करते हैं आज लोग कहीं ना कहीं श्रद्धा बढ़ रहा है, लोग जरूर यहाँ लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या आएंगे। निर्मल अविरत गोदावरी का प्रस्ताव भी आपके द्वारा रखा गया कि किस प्रकार से उसमें शाही स्नान होने वाला है, तो सरकार को क्या कदम उठानी चाहिए, इस पर आपने क्या सुझाव दिए और आपको क्या जवाब मिला? गोदावरी निर्मल शुद्ध पवित्र रहने के लिए हमारे सभी अखाड़ा की प्रतिनिधियों से चर्चा भी किए। माननीय मुख्यमंत्री आश्वासन दिए है जो गोदावरी में शुद्ध
शुद्धता पवित्रता कैसे बने रहे, और आने वाले जो साधु संत शायद जो भक्त आएंगे उनको शुद्ध जल पवित्र जल कैसे मिले, इसमें सभी लोग हम लोग चर्चा किया और माननीय आश्वासन भी मुख्यमंत्री दिए हैं। ये हम कह सकते हैं आधिकारिक तौर पे कि अब अमृत स्नान कहा जाएगा, शाही स्नान नहीं कहा जाएगा। सरकार की तरफ से भी जो आप बातचीत हुई, आपने कहा कि मांग उठाएंगे, अब इस पर पूरी तरह से मोहर लग चुकी है? नहीं, आप तो समझिए प्रयागराज में अमृत स्नान की डिक्लेयर हो चुका है, जो एक मुगल समय की शाही स्नान की निश्चित ये था, तो सभी विद्वतजनों ने प्रयागराज कुंभ मेले अमृत स्नान की डिक्लेयर हुआ है। और अमृत स्नान कहने का कारण यही है जो 4 कुंभ मेला में 4 जगह में अमृत की बूंद गिरा है, जहां कुंभ मेला होता ही है, इसमें अमृत स्नान कहने में कोई तकलीफ नहीं है। तो इसलिए अमृत स्नान की रूप में तारीख आज माननीय मुख्यमंत्री घोषित की है। से बात करने के लिए तो आपने देखा जिस प्रकार से सिंहस्थ कुंभ मेले की बात करें नासिक में, तो किस प्रकार से तारीखों का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन साथ ही साथ जो साधु महंतों द्वारा जो प्रस्ताव दिए गए हैं सरकार ने उस पर भी विचार विमर्श करना शुरू कर दिया है। शीर्षलाल, डीडी न्यूज, नासिक। उत्तराखंड केदारनाथ धाम यात्रा हर वर्ष नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। बाबा केदारनाथ के कपाट खुले 1 महीने का समय पूरा हो चुका है। रविवार 1 जून को बाबा के दर्शन करने वाले भक्तों की संख्या 7 लाख पार हो चुकी है। एक और जहां बाबा केदारनाथ के दर्शन को देश विदेश से पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है, वहीं स्थानीय लोगों के रोजगार को भी बढ़ती हुई यात्रा से लगातार लाभ मिल रहा है। दूसरी ओर शासन प्रशासन द्वारा यात्रा पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को दी जा रही सुविधाओं से सरकार को भी भारी राजस्व प्राप्त हो रहा है। और रुक करते हैं अगली खबर का। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का 25वां संस्करण आज पूरे भारत में उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ शुरू हुआ। यह विशेष संस्करण ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय सशस्त्र बलों के बहादुर सैनिकों को समर्पित था। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में विशेष संस्करण का नेतृत्व किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने तिरंगा रैली में हिस्सा लिया। साइकिल रैली में पूर्व क्रिकेटर सबा करीम, ओलंपिक पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त, पहलवान सरिता मोर और बॉलीवुड अभिनेत्री शार्वरी ने हिस्सा लेकर भारतीय सशस्त्र बलों की सफलता का जश्न मनाया। 25 वीक से रेगुलर संडे ऑन साइकिल हो रहा है। 25वीं एडिशन 3 जून को वर्ल्ड साइकिल डे है। उस उपलक्ष्य में आज संडे ऑन साइकिल हमारे ऑपरेशन सिंदूर में शौर्य गाथा लिखने वाले हमारे देश के जवानों को समर्पित करा है, जिन्होंने भारत के लिए, भारत का गौरव बढ़ाने के लिए एक शौर्यपूर्ण लड़ाई लड़ी है। ये केवल लड़ाई नहीं है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ये आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी है। इस अवसर पर बॉलीवुड अभिनेत्री शार्वरी वाघ ने रैली में हिस्सा लेने पर खुशी जताई। साथ उन्होंने भारतीय सेना को धन्यवाद देते हुए कहा कि मुझे भारतीय होने पर गर्व है। का 25वां संस्करण है और मैं बेहद खुश हूँ यहाँ जुड़कर। मैं खास धन्यवाद देना चाहूँगी मनसुख जी को कि उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया। ये जो फिट इंडिया की आइडिया है, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की है, बहुत गर्व की बात है मेरे लिए कि आज मैं इन सबके साथ जुड़ सकी और एक कुछ छोटा सा अपनी साइड से कर सकी। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन और मुझे बहुत बहुत गर्व है हमारे आर्म्ड फोर्सेस पर, हमारे देश पर। और बस जय हिंद। मंगोलिया में आयोजित हो रही कुश्ती की रैंकिंग सीरीज में भारत ने पुरुष वर्ग में 6 पदक जीतकर अपना अभियान खत्म किया, जिसमें 4 कांस्य 2 रजत शामिल रहे। भारत के अमन, जयदीप, अमित और विक्की ने कांस्य पदक जीता, वहीं उदित और दीपक पुनिया ने रजत पदक हासिल किया। बांग्लादेश में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण आईसीटी ने रविवार को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया। मानवता के खिलाफ कथित अपराध से जुड़े आरोपों में यह वारंट जारी किया गया है। न्यायमूर्ति गुलाम
माट्रूजा की अध्यक्षता वाली आईसीटी की 3 सदस्यीय पीठ ने हसीना असदुज्जमा और पूर्व पुलिस जनरल आईजीपी अब्दुल्ला अल मामून के खिलाफ आरोपों को स्वीकार करने के बाद यह आदेश पारित किया। यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश की रिपोर्ट के अनुसार आईसीटी ने मामले में मामून को गिरफ्तार भी कर लिया है। फिलिस्तीन के राफा स्थित एक सहायता वितरण केंद्र के पास किए गए इजरायली हवाई हमले में कम से कम 30 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये सहायता वितरण केंद्र गजा मानवीय फाउंडेशन के जरिए चलाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार घायलों को खान यूनिस और राफा के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। फिलहाल इस हमले को लेकर इजरायल की ओर से कोई टिप्पणी नहीं आई है। और नाइजीरिया में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 151 हो गई है। अधिकारियों ने कहा कि शनिवार को 50 से अधिक शव बरामद किए गए। वहीं बाढ़ से अब तक 3000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार हजारों लोग अभी भी असुरक्षित स्थानों पर फंसे हैं, जिन तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। इसके साथ ही नाइजीरिया मौसम विज्ञान एजेंसी ने मध्य क्षेत्र में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। दीजिए अनुमति। नमस्कार।